ये एपिसोड देख के तो भाई मेरा दिल ही बैठ गया। इस एपिसोड में इस टाउन के बारे में इतने राज खुले कि एक पल के लिए तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आया कि पहले कौन से राज पर से पर्दा उठाया जाए। कैनी जो कि स्माइली के सामने एकदम अकेला खड़ा हुआ था, मुझे लगा भाई उसका खेल अब खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि रॉजर की लाश भाई जिंदा हो सकती है, और भाई वो इस बार हो गई। विक्टर ने ईथन को कहा कि तुम इस साइकिल के आखिरी सर्वाइवर होने वाले हो, और भी भाई बहुत सी ऐसी चीजें जो कि धीरे धीरे कर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कॉलोनी हाउस के बेसमेंट से, एक ऐसा डोर जो कि सीधा अंडरग्राउंड टनल सिस्टम से कनेक्टेड है, जहां पर मॉन्स्टर्स रहते हैं। जेड ने एक टेलिस्कोप को डोर पर लगा दिया है जस्ट इन केस मॉन्स्टर यहाँ से बाहर ना आ पाए। टाउन दो कैंप में बट चुका है। पहले वो लोग जो कि ये मानते हैं कि जेड और टेबिथा, मिरिंडा और क्रिस्टोफर के पुनर्जन्म हो सकते हैं। दूसरे वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि ये एकदम बकवास है। उसी जगह पर सोफिया सब सुन रही है। उसने पहले जूली और कैनी के बीच में लड़ाई करवा दी, ये कहकर कि जब जिम की फैमिली यहाँ पर आई थी तभी से ये सब चालू हुआ। वो एपिसोड 3 से ही भाई इस चीज को प्लान करती जा रही थी कि टाउन आपस में ही लड़कर सब कुछ खत्म कर दे। तो हाँ यार, देखा जाए तो उसका ये सपना धीरे धीरे कर पूरा होता दिख रहा है। विक्टर को डर के द मैन इन द येलो वापस आ गया तो फिर से टाउन में वही तबाही होगी जो कि कुछ साल पहले हुई थी। विक्टर अकेला उस नरसंहार में बचा हुआ था, और वो ईथन को वार्न कर रहा है कि उसे तैयार रहना होगा। वो साइकिल का आखिरी सर्वाइवर है, जैसे कि विक्टर पिछले साइकिल में था। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक चीज नोटिस की कि शो धीरे धीरे कर ईथन और विक्टर को पेयर करता जा रहा है। वो साथ मिलकर बहुत से राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयड ने सबको एक्सप्लेन किया कि टेबिथा सिर्फ मिरिंडा नहीं है, उसके पास डजन ऑफ पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज हैं, हर साइकिल की। इन सब पे जूली का मानना है कि ये सच नहीं है। वो कहती है कि ये जगह रियल नहीं है, ये ट्विस्टेड वर्जन्स देती है। मैंने भाई जूली के कैरेक्टर के अंदर एक चीज महसूस की, उसका फ्रस्ट्रेशन। उसकी खुद की स्टोरी वॉकिंग पूरी नहीं हो पा रही। वो बिलीव नहीं कर सकती कि ये सारी सुपरनैचुरल एबिलिटीज रियल भी हो सकती हैं। लेकिन भाई जूली की मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग पर यकीन कर सकती है, जो कि खुद एक सुपरनैचुरल चीज है, तो फिर अपनी मदर के पुनर्जन्म पर क्यों यकीन नहीं कर रही। अकोस्टा जो कि पिछले एपिसोड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, अब बॉयड ने उसे एक नया टास्क दिया। कॉलोनी हाउस की इन्वेंट्री के साथ साथ वो स्टोरेज रूम को भी बहुत अच्छे तरीके से खंगाले। कोई भी चीज लेट 1970 से कनेक्टेड हो, वो द मैन इन द येलो से भी कनेक्ट हो सकती है। अब इन सब में दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि इस शो में एक बुक का मेंशन हुआ था। उसका नाम था फ्लाइट ऑफ क्रोमोनोकल, जिसमें एक ड्रैगन केवन में रहती है एक खजाने के साथ और एक मैप को ढूंढती है। और अगर लोनली ड्रैगन का कैरेक्टर अकोस्टा का है तो एक टाइम बाद भाई वो मैप को ढूंढकर जूली को भी दे सकती है, ताकि वो आने वाले समय में अपनी स्टोरी वॉकिंग परफेक्ट तरीके से कर सके। अब जाके भाई धीरे धीरे कर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि क्यों इतने दिनों से जूली की स्टोरी वॉकिंग फेल होती जा रही है। इन सब के बाद भाई बॉयड के साथ एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज होती है। वो एक टॉय कैमरा में वो एबी और उसकी वेडिंग की फोटो देखता है, लेकिन भाई वो फोटो वहां पर थी या नहीं थी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बॉयड के साथ पहले भी भूतिया घटनाएं, हेलुसिनेशंस, विजन्स, ये सब कुछ हो चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों सीजन 2 में डंजन्स में उसको एबी भी मिली थी। फादर खतरी तो भाई उसको हर कभी दिखता रहता है। और सबसे बड़ी बात कि भाई उसका हाथ कांपना, उसका भाई ये जो हाथ है वो आने वाले समय में बहुत बड़े राज से भी पर्दा उठा सकता है, या फिर उसके खुद के लिए भी खतरा बन सकता है। विक्टर, टेबिथा और ईथन कार ग्रेवयार्ड गए मैन द येलो की कार ढूंढने के लिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में विक्टर ने एक ब्राउन कार ड्रॉ की थी, वो कार ग्रेवयार्ड में मिलती है और उसके साथ एक पाउच भी मिलता है जिसमें बहुत सारे दांत थे। सोफिया ने एपिसोड 3 में पास्टर का एक दांत निकाला था, एक ट्रॉफी की तरह। ये पाउच ये कंफर्म करता है मैन इन द येलो बरसों से भाई ये काम करता आ रहा है। हर एक विक्टिम का एक दांत निकाल लेता है अपने कलेक्शन के तौर पर। और बहुत ध्यान से भाई इस पाउच को देखने के बाद एक बात पता चलती है कि ये पाउच पुराना है, बहुत ज्यादा पुराना। लेकिन यहाँ पर यार एक सवाल भी हमारे दिमाग में उठता है कि जब उसने पास्टर का दांत निकाला था तो क्या वो इस पाउच में उसका दांत ऐड करने आई थी, या सिर्फ ये प्रीवियस साइकिल्स के ही है? क्योंकि सोफिया को अगर दांत ऐड करने के लिए यहाँ पर आना है तो टेक्निकली देखा जाए तो भाई वो नहीं आ सकती, क्योंकि उस पर नजर रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। बाकी इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है इसे प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। भाई साहब सोफिया रॉजर को जिंदा कर देती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक अंडा फोड़कर। लेकिन इसके पहले सोफिया बहुत ही ध्यान से एक अंडे को ढूंढती है। एक्चुअल में भाई वो एक फर्टिलाइज्ड अंडे को ढूंढ रही थी, क्योंकि एक फर्टिलाइज्ड अंडे में एनर्जी होती है। यहाँ पर दोस्तों एक थ्योरी आती है कि वो एक बीन लाइफ की एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, और यही चीज हुई थी एंक्वी चाइल्ड्स के साथ भी। उनको भी भाई किसी सैक्रिफाइस के चलते हुए मारा गया था, मतलब कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर करा। अब भाई इन सबसे एक चीज तो समझ में आती है कि एक अंडा जब इतने बड़े आदमी को जिंदा कर सकता है, तो जब उन सारे एंक्वी चाइल्ड्स की सोल को ट्रांसफर किया गया होगा तो कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी डेवलप हुई होगी। कहीं वो एनर्जी द मैन इन द येलो तो नहीं है। रात आती है और रॉजर के अंदर जान आ जाती है। वो सीधा जाता है कॉलोनी हाउस में लोगों के ऊपर अटैक करने, लेकिन तभी भाई एल्जिन उसके ऊपर अटैक कर रॉजर को खत्म कर देता है। अब आते हैं दोस्तों इस एपिसोड के सबसे ज्यादा बेस्ट सीन के ऊपर।
बॉयड का प्लान था मॉन्स्टर को टोटेम से मारना और उस टोटेम से मारने की जिम्मेदारी लेता है कैनी। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लान लीक होता है। सोफिया ने सारी चीजें शेरिफ से पता कर मॉन्स्टर्स को बता दी। जब कैनी ने मॉन्स्टर्स को स्टेप किया तब सारे हाउस के एंट्रेंसेस बंद हो गए। कैनी के पास बस में जाने के अलावा और कोई प्लान नहीं था। और यहाँ पर भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आता है। इस्माइली ने कैनी के फादर को मार दिया। उसके बाद मॉन्स्टर्स के हाथों उसकी माँ भी मारी जाती है और वो उसी इस्माइली के सामने खड़ा हुआ था, एकदम अकेला फंसा हुआ। इस्माइली अटैक करने ही वाला होता है तभी फातिमा चिल्लाती है और इस्माइली रुक जाता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। कैनी इस चीज का फायदा उठाकर इस्माइली को बस से नीचे फेंक देता है। इस एक एपिसोड में भाई एक चीज तो पता चलती है कि फातिमा इतने दिनों से जो अपने अंदर का कनेक्शन फील कर रही थी भाई वो जेन्युइन था। अब फातिमा का भाई ये जो कनेक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा ये तो किसी को भी नहीं मालूम था। मतलब लिटरली भाई वो उसकी आंखों से देख पा रही थी। फातिमा ने एपिसोड 6 में स्पेशली ये मेंशन किया था कि ये गोलम उसका एक प्रोटेक्टर है। लेकिन भाई इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा फ्यूचर में हमने ये कभी नहीं सोचा था। फातिमा का गोलम भाई प्रोटेक्ट कर रहा है बाकी सब लोगों को। अभी तक उसने कैनी को तो बचा ही चुका है। हेनरी को भाई हॉस्पिटल्स के विजन्स आने लगे हैं और मेरा ये मानना है कि ये विजन्स ऑलमोस्ट सर्टेनली सोफिया का मैनिपुलेशन है। क्योंकि एपिसोड 6 में हम सब ने ये देखा था कि उसने हेनरी की ड्रिंक में ब्लड मिलाया था। ये सारे के सारे विजन सोफिया दे सकती है, जैसे कि उसने मैरिली को डंजन विजन्स के दिए थे। हेनरी का हॉस्पिटल का विजन ये सब एक सपना है। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि एपिसोड 6 में यही बात हेनरी के दिमाग में सोफिया ने भरी थी और अब वो धीरे धीरे कर ग्रो करती जा रही है। अब चलो यार आते हैं थोड़ी बहुत थ्योरीज के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोटेम्स ने मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन सीजन 2 में दोस्तों हम सब देख चुके हैं कि बॉयड ने वॉर्म्स के थ्रू इस्माइली को मारा हुआ था। तो हाँ दोस्तों मॉन्स्टर्स की वीकनेस है वॉर्म्स। फातिमा इस्माइली का कनेक्शन भाई बहुत ही ज्यादा डीप होने वाला है। वो इस्माइली को अब कंट्रोल कर सकती है। अगर वो टनल प्लान में इस्माइली को यूज करे तो मॉन्स्टर्स को भाई कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा सकता है और बोन्स तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद भाई एक चीज हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि टाउन 2 भाग में ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इन लोगों के बीच में भाई एक महाभारत जरूर होगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इसे प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हाँ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।